Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर बेसिस एंड डायमेंशन पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम एक्सटेंशन थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन थ्योरम या विस्तार प्रमेय का स्टेटमेंट आप देखिए, एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज आइदर अ बेसिस और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी। किसी भी परिमित विमीय सदिश समष्टि का कोई भी आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लें, या तो वो खुद वी का बेसिस होगा या आधार होगा, और अगर वो खुद वी का आधार नहीं है तो उसे विस्तृत करके, मतलब उसमें कुछ और एलिमेंट्स इंक्लूड करके वी का आधार निर्मित किया जा सकता है। अब इसके प्रूफ के लिए, क्योंकि वी हमको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दे रखी है, इसकी बेसिस को हम ले लेते हैं बी, जिसके एलिमेंट्स हैं बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन। तो यहाँ बेसिस में क्योंकि एन वेक्टर्स हमने लिए हैं, इस वेक्टर स्पेस वी एफ का डायमेंशन एन के बराबर होगा। अब बी को हमने क्योंकि बेसिस माना है तो ये बेसिस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी और साथ में ये वी को जनरेट भी करेगी। दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ बी विल बी इक्वल टू वी। डायमेंशन ऑफ वी ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट इज इक्वल टू एन। अब S हम लेते हैं ये सेट जिसमें वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा m। ये हमने लिया है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। अब इस सेट को हम एक्सटेंड करेंगे बेसिस के वेक्टर्स को जोड़ के। तो हम B डैश ये सेट ले रहे हैं जिसमें हमने S के और B दोनों के सारे एलिमेंट्स को लिया है, सेट को एक्सटेंड किया है, सेट S को हमने एक्सटेंड किया है बाय इंक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ B। तो ये सेट B डैश आपके पास आ गया जिसमें S के सारे एलिमेंट्स हैं और B जो बेसिस थी उसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। अब देखिए, क्योंकि बेसिस B V को जनरेट कर रही थी और ये जो सेट आया है B डैश ये S के एक्सटेंशन से आया है, इसलिए B डैश भी V को जनरेट करेगा। साथ में ये जो सेट है B डैश ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 एक्सेट्रा अप टू बीटा n ये बेसिस वेक्टर्स थे। तो आप अल्फाज में से कोई भी वेक्टर लेंगे, ये बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर पाएंगे। और सेट का कोई भी वेक्टर अगर कुछ और वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसलिए ये जो सेट है B डैश इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज ईच अल्फा आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स, ये बीटा 1 अप टू बीटा n। अब ये B डैश क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अपने पूर्ववर्ती सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। अब जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो अल्फाज में से नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फाज में से कोई अगर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो ये जो सेट है, ये वाला सेट S containing all alphas, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जबकि हमें दे रखा है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये पूरा सेट क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इन अल्फाज में से कोई भी वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन ये पूरा सेट B डैश ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें कोई वेक्टर डेफिनेटली प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है,
वो अल्फाज में से नहीं हो सकता है, तो वो बीटाज में से एक होना चाहिए। तो उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं, मान लीजिए वो एलिमेंट जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, दैट इज बीटा के। अब देखिए बीटा के प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जैसा कि हमने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर उसको सेट में से रिमूव कर दिया जाए तो जो बचने वाला सेट है वो भी वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो अगर इस बीटा के को हम रिमूव कर दें बी डैश में से, तो जो बचने वाला सेट है, रिमेनिंग सेट, उसको हम बी डबल डैश से डिनोट कर रहे हैं। बी डैश में से बीटा के को निकालने पर जो सेट बचा है वो बी डबल डैश है, और ये सेट भी वी को जनरेट करेगा। दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ बी डबल डैश विल बी इक्वल टू वी। अब अगर बी डबल डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो देखिए ये वी को तो ऑलरेडी जनरेट कर रहा था, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो ये बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगा, और यही वो एक्सटेंडेड सेट होगा जो कि वी की बेसिस फॉर्म करेगा। लेकिन अगर बी डबल डैश लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो वंस अगेन इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, वंस अगेन आप उसको डिलीट कर दीजिए सेट में से। जो रिजल्टिंग सेट आएगा उसको हम बी ट्रिपल डैश से डिनोट करेंगे, मतलब बी डबल डैश में से जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको डिलीट करने के बाद आपको सेट मिल रहा है बी ट्रिपल डैश। और ये जो बचने वाला सेट है, वंस अगेन ये वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। अब बी ट्रिपल डैश के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो ये वो एक्सटेंडेड सेट हो जाएगा विच इज द बेसिस ऑफ वी। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो वंस अगेन इसमें कोई वेक्टर होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ डिलीशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको आप डिलीट करते चलिए, और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिए जब तक कि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऐसा नहीं मिल जाए जो कि वी को जनरेट करता है। अब देखिए ये प्रोसेस ऑफ डिलीशन जो हो रही है, अल्फाज में से कोई तो किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो किसी भी स्टेप में अल्फा डिलीट नहीं होगा। अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक के वेक्टर्स एज सच रहेंगे। डिलीट जो हो रहा है, बीटाज में से आपके वेक्टर डिलीट हो रहे हैं। तो आपको डिलीशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएगा जिसमें सारे अल्फाज इंक्लूडेड होंगे और जो कि वी को जनरेट करेगा। यही आपके वी की बेसिस होगी, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और वी को जनरेट भी कर रही है। अब हम लास्ट लेक्चर में जो हमने इनवेरिएंस थ्योरम करी थी उसको हम अप्लाई करें, तो वी की हर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। हमने देखा है कि डायमेंशन ऑफ वी n के बराबर है, इसलिए वी की हर बेसिस में n एलिमेंट्स ही होने चाहिए। अब ये प्रोसेस जो हमने ऊपर करी थी, इससे हमें जो एक्सटेंडेड सेट मिला है उसमें अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक सारे एलिमेंट्स हैं। इसको एक्सटेंड करके बेसिस बनी है और बेसिस में टोटल n एलिमेंट्स ही होंगे। इसलिए बेसिस बनाने के लिए जो एक्सटेंशन आप करेंगे उसमें एग्जैक्टली n माइनस m एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि m एलिमेंट्स तो ऑलरेडी थे। इसको एक्सटेंड करके n माइनस m एलिमेंट्स आप और इसमें डालेंगे फ्रॉम अमंग बीटास, तो टोटल एलिमेंट्स आपके पास n होंगे और बेसिस में n वेक्टर्स होना ज़रूरी है ड्यू टू इनवेरिएंस थ्योरम।
तो अब आप देखिए, अगर S में ऑलरेडी n एलिमेंट्स हैं, अगर m इज इक्वल टू n है, उस केस में S खुद ही V की बेसिस हो जाएगी, इसको एक्सटेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर m लेस देन n है तो इसको n माइनस m एलिमेंट्स डाल के एक्सटेंड करने पर आपको V की बेसिस मिलेगी। तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वेक्टर स्पेस का, या तो वो खुद बेसिस होगा अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं, और अगर वो बेसिस नहीं है तो उसको एक्सटेंड करके आप हमेशा वेक्टर स्पेस की बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। अगली थ्योरम हम प्रूव करेंगे इनवेरिएंस थ्योरम एंड एक्सटेंशन थ्योरम दोनों के एप्लीकेशन से। तो थ्योरम है, इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एवरी सेट ऑफ n प्लस वन और मोर वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आप n प्लस वन या इससे अधिक संख्या में वेक्टर्स का सेट लेते हैं तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब इसके प्रूफ के लिए S हम मान लेते हैं ऐसा सेट है जिसमें n प्लस वन या इससे अधिक वेक्टर्स हैं। अब अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो अभी हमने एक्सटेंशन थ्योरम में देखा है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है अगर वेक्टर स्पेस का, या तो वो खुद बेसिस होगा या उसको एक्सटेंड करके हम वेक्टर स्पेस की बेसिस बना सकते हैं। तो either S is a basis or it can be extended to form a basis of the vector space VF। अब अगर ये खुद बेसिस है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज n प्लस वन और मोर, और इसको एक्सटेंड करके अगर बेसिस बनाया जा रहा है तो एक्सटेंड करेंगे तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे n प्लस वन और मोर, उनसे भी अधिक संख्या आपको बेसिस में मिलेगी। तो दोनों ही केसेस में, चाहे ये खुद बेसिस हो या इसे एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा रहा हो, बेसिस विल ऑलवेज हैव मोर देन n एलिमेंट्स। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया आपके पास क्योंकि हमने n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ली थी। इनवेरिएंस थ्योरम कहती है कि किसी भी वेक्टर स्पेस की हर एक बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहता है। तो अगर ये वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है, इसकी हर बेसिस में एग्जैक्टली n एलिमेंट्स होने चाहिए। इसलिए अगर आपने सेट लिया है n प्लस वन या मोर वेक्टर्स का, तो ये सेट कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। ये सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि अगर इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट लेते हैं तो बेसिस में मोर देन n एलिमेंट्स आ जाते हैं, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसलिए एवरी सेट ऑफ n प्लस वन और मोर वेक्टर्स इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। अब अगली थ्योरम भी हम एक्सटेंशन थ्योरम के यूज से प्रूव करेंगे। तो थ्योरम है, in an n dimensional vector space any set of n linearly independent vectors is a basis of V। इसके प्रूफ के लिए S हम ले लेते हैं सेट ऑफ n linearly independent vectors। हमें प्रूव करना है कि this will be a basis of V। अब एक्सटेंशन थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, या तो ये खुद बेसिस होगा, उस केस में आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था कि S बेसिस है। और अगर ये बेसिस नहीं है तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम इसको एक्सटेंड करके आप बेसिस बना सकते हैं। अब अगर आप इसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाते हैं तो बेसिस विल हैव मोर देन n एलिमेंट्स, क्योंकि n एलिमेंट्स तो इसमें ऑलरेडी थे। इसके एक्सटेंशन से अगर बेसिस बन रही है तो बेसिस विल हैव मोर देन n एलिमेंट्स। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि इनवेरिएंस थ्योरम कहती है कि हर बेसिस में एग्जैक्टली n एलिमेंट्स ही होने चाहिए।
तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो S खुद बेसिस हो या इसे एक्सटेंड करके हम बेसिस बना सकते हैं। तो अब इसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में बेसिस में n से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसलिए S खुद ही वेक्टर स्पेस की बेसिस होनी चाहिए। देयरफॉर S इज एसेंशियली अ बेसिस ऑफ V। तो इस थ्योरम को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय ये बहुत यूज़फुल रहती है। अगर आपको बेसिस प्रूव करना होता है तो बेसिस के लिए दो कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं, कि एक तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरा सेट वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। अगर आपको दिया हुआ है कि वेक्टर स्पेस n डायमेंशनल है, अगर आपके गिवन सेट में भी एग्जैक्टली n एलिमेंट्स हैं और आप प्रूव कर देते हैं कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं और साथ में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये ऑटोमेटिकली n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेसिस हो जाएगा। अगली थ्योरम देखिए, यह है इन एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस if a set of n vectors spans V, then it will be a basis of V। तो ये S हम ले लेते हैं, set of n vectors of a vector space V। ये ऐसा सेट हमने लिया है which spans V, that means LS is equal to V। अब S के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो देखिए LS इज इक्वल टू V, ये बेसिस की एक रिक्वायरमेंट, और S अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है तो बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, और ये S आपका हो जाएगा बेसिस ऑफ V। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इन वेक्टर्स में से एक वेक्टर हम ऐसा निकाल सकेंगे जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। और जैसा हम पिछली कई थ्योरम्स में देखते आ रहे हैं, जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसे अगर सेट में से डिलीट कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग सेट होता है वो भी V को जनरेट करता है। तो इसमें से जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसे डिलीट करने के बाद जो सेट मिल रहा है उसको हम S डैश से डिनोट करेंगे, और S डैश भी V को जनरेट करेगा। दैट मीन्स L S डैश विल बी इक्वल टू V। अब S डैश अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो ये बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगा और ये बेसिस बन जाएगा। अब आप देखिए, अगर S डैश बेसिस बन जाए तो S डैश हमें मिला है एक अल्फाज में से एक को डिलीट करने पर, तो S डैश में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन n होंगे। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अगर बेसिस है वेक्टर स्पेस V की जो कि n डायमेंशनल है, तो हर बेसिस में एग्जैक्टली n एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ आपको S डैश एज बेसिस मिल रहा है जिसमें कि लेस देन n एलिमेंट्स हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज गिविंग ए कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करें, इसमें फर्दर एक और वेक्टर ऐसा होगा जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और उसको आप डिलीट करते रहिए जब तक कि आपको वेक्टर स्पेस की बेसिस नहीं मिल जाती है। अब ये करने में जो बेसिस आपको मिल रही है, हर केस में आपको बेसिस ऐसी मिल रही है जिसमें लेस देन n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर स्टेप में हम एक एक अल्फा को डिलीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी लेस देन n। तो किसी भी केस में जो बेसिस आपको मिल रही है उसमें n एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो ये आपको मिल रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इनवेरियंस थ्योरम कहती है कि हर बेसिस में एग्जैक्टली n एलिमेंट्स होने चाहिए। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है S को लीनियरली डिपेंडेंट मानने पे, क्योंकि S लीनियरली डिपेंडेंट है, उसी सिचुएशन में
हमें एक वेक्टर ऐसा मिलेगा जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो S को आप लीनियरली डिपेंडेंट मान रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब S लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, और S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो LS इज इक्वल टू V तो ऑलरेडी था ही, इट विल बी अ बेसिस ऑफ V। देयरफॉर ये जो S है इट विल बी एसेंशियली अ बेसिस ऑफ V। अगली थ्योरम सबस्पेस के डायमेंशन से रिलेटेड है। तो अगर W है सबस्पेस किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF की, तो दो बातें हमें प्रूव करनी है। एक तो डायमेंशन ऑफ सबस्पेस इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, और दूसरा अगर W इज इक्वल टू V है तो दोनों के डायमेंशंस भी सेम होंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए देखिए आप, W हमने ले रखा है सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। अब इस वेक्टर स्पेस VF के डायमेंशन को हम मान लेते हैं n। तो डायमेंशन ऑफ V को हमने n माना है, इसलिए सेट ऑफ n+1 और मोर वेक्टर्स विल ऑलवेज बी लीनियरली डिपेंडेंट, जैसा कि अपन ने पिछली थ्योरम में प्रूव किया था। अब S हम मान लेते हैं द सेट कंसिस्टिंग ऑफ m वेक्टर्स अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक। ये हम मान रहे हैं मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W। W में जो सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है W का, वो हमने ले लिया है S। अब देखिए n+1 या इससे ज़्यादा वेक्टर्स लेते हैं तो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये सेट हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट माना है, इसमें एलिमेंट्स की संख्या m है, तो m विल बी लेस देन और इक्वल टू n। अब देखिए S हमने लिया है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W, सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो अगर आप S को कुछ और एलिमेंट्स डाल के एक्सटेंड करते हैं तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमल है, सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। इससे बड़ा कोई भी सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो आप अल्फा ले लीजिए W का कोई भी एलिमेंट, इसको आप सेट S के एलिमेंट्स के साथ इंक्लूड करके सेट को एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो रिजल्टिंग सेट आ रहा है S1, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब देखिए S जो सेट था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट था, इसको एक्सटेंड करने पे सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है। तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कोई वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। अब ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m में से तो कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इनको कंटेन करने वाला सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो इनमें से कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो अल्फा है ये रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो अल्फा मस्ट बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स अल्फा 1 अप टू अल्फा m। और इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर अल्फा है तो अल्फा विल बिलोंग टू लीनियर स्पान ऑफ S, क्योंकि LS में होते हैं S के एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अल्फा अगर S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा विल बिलोंग टू LS। तो अब देखिए अल्फा हमने लिया था W का कोई भी एलिमेंट और शो कर दिया है कि इट बिलोंग्स टू LS, इसलिए W विल बी इक्वल टू LS, क्योंकि W के हर एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। अब दिस इम्प्लाइज S इज द बेसिस ऑफ W, क्योंकि S लीनियरली इंडिपेंडेंट था और साथ में LS इज इक्वल टू W और आ गया है, तो बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं, इसलिए S इज द बेसिस ऑफ W। अब डायमेंशन ऑफ W मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, ये हो जाएगा M। हमने देखा था कि M इज लेस देन और इक्वल टू N हमेशा होगा,
तो m इज लेस देन और इक्वल टू n, और n था डायमेंशन ऑफ v। देयरफॉर हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। और ये आपकी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थ्योरम के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि v इज इक्वल टू w इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। अब यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, दैट मीन्स टू वे इम्प्लीकेशन आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, और दोनों डायमेंशंस को हम n मान लेते हैं। अब b हम ले लेते हैं बेसिस ऑफ w। तो क्योंकि w का डायमेंशन हमने n माना है, तो इस बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे जो कि हमने अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक ले लिए हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ w। अब बेसिस होने की वजह से ये दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेगा सेट b। एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा क्योंकि ये w की बेसिस है तो ये w को जनरेट करेगा, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ b विल बी इक्वल टू w। अब b क्योंकि w की बेसिस है तो ये w का सबसेट तो है ही, साथ में पूरा w सबस्पेस होने की वजह से v का सबसेट है। तो ये जो आपको बेसिस मिली है w की, दिस विल ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ v। इसलिए b जो है दिस इज अ सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ v। क्योंकि ये बेसिस होने की वजह से लीनियरली इंडिपेंडेंट था, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ v। अब पिछली थ्योरम को आप यूज करिए, तो एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ एन n डायमेंशनल स्पेस, ये आपके वेक्टर स्पेस v की बेसिस बनती है। इसलिए ये दिस विल ऑल्सो जनरेट v। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही, बेसिस अगर ये बनेगा तो v को जनरेट भी करेगा। अब v को जनरेट करेगा, इट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ b विल ऑल्सो बी इक्वल टू v। अब आप ये रिलेशंस 1 एंड 2 को कंपेयर करिए। एल बी इज इक्वल टू w, एल बी इज ऑल्सो इक्वल टू v। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर दीजिए, यू गेट w इज इक्वल टू v। तो ये एक पार्ट प्रूव हो गया कि अगर v और w के डायमेंशन सेम हैं देन v इज इक्वल टू w। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम अज्यूम करेंगे v इज इक्वल टू w, और शो करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके डायमेंशंस भी इक्वल होने चाहिए। तो अब देखिए, जब v इज इक्वल टू w हो गया तो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस में कोई अंतर ही नहीं रहा। अब दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहा, तो दोनों की बेसिस सेम होंगी, और अगर बेसिस सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, दैट इज डायमेंशन, विल ऑल्सो बी द सेम। तो दे हैव द सेम बेसिस एंड हेंस द सेम डायमेंशन। तो v इज इक्वल टू w हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ dimension of v is equal to dimension of w. So this completes our discussion for today's lecture. आज के लेक्चर में जो हमने थ्योरम्स डिस्कस किए हैं, और साथ में लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जो थ्योरम्स हमने डिस्कस करी थी, उनको यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, ये हम लेक्चर के अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।